जी अस्सलाम वालेकुम। शहराय तरक्की के और एक और एपिसोड में आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पिछले हफ्ते से ज़्यादा हम पिछले महीनों में बात करेंगे, जो कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए। जहाँ पे अगर हम सी पैक 2.0 की बात करें या उसके बाद अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात बेहतर होना, गज़ा की जंग में पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार जो है अपना अदा करना, उसी के साथ अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान के साथ एक छोटी सी झड़प होना, तो ये हमारे इन पिछले कुछ महीनों में जो है तो चलता आया है। और आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ जो दोहा में एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में। मेरे साथ स्टूडियो में जूम के रास्ते मेरे साथ मौजूद हैं ज़ाहिर शिराजी साहब, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और साथ ही जो है तो नबीला जाफ़र, जो कि हेड ऑफ़ चाइना प्रोग्राम इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ हैं। पहले तो आप दोनों को खुशामदीद शो में। अच्छा, मैं शुरू करूँगा सबसे पहले नबीला जाफ़र आपसे कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान दोहा में, इसको पहले आप किस नज़र से देखते हैं कि इससे पहले जो अफ़गानिस्तान के साथ मामलात थे वो हम बाहिमी तरीके से हल कर लेते थे, लेकिन अभी इस्तांबुल और दोहा कतर को जो है इसमें गारंटीज़ देनी पड़ गई, तो इसको आप किस एंगल से देखती हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जी, जैसे कि आपने बताया कि अभी पिछले चंद माह में जी। पाकिस्तान के इर्द गिर्द के हालात जो है वो जी। बहुत तेजी से बदल रहे हैं। और बहुत सारे चैलेंजेस, पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक प्रोफाइल इस वक्त जो है काफी अच्छा जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ जो है ना, हमारी जो दहशतगर्दी का जो मसला था वो अभी से नहीं है। वो हम्म। पिछले 4 सालों से मुसलसल वो उसमें शिदत आ रही थी। बिल्कुल। ये जो है ना, इस पे बायलैटरल लेवल पे जी। दोनों ममालिक के दरमियान जो है, ये तब से जो है इस पे काफी सारे, मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने इकदामात उठाए। पाकिस्तान ने यहाँ से इनवॉइस भेजे, हम्म। लोग भेजे, इस पे जरगे भी हुए। हम्म। तालिबान के साथ काफी, तालिबान रिजीम के साथ इस पे इंटरेक्शंस हुई। बिल्कुल। और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना से भी मैसेजेस हम्म। दिलवाए गए। और फिर सी पैक के ऊपर भी थोड़ी सी पेशरफ्त हुई थी कि जी सी पैक को जो है वो अफगानिस्तान की तरफ एक्सटेंड किया जाएगा। तो हमने बिल्कुल। बहुत इस तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से काफी सारी ऐसी कोशिशें हुई थी कि जिससे जो है ये एक कॉमन इंटरेस्ट या शेयर्ड इंटरेस्ट के बेसिस पे, क्योंकि इस रीजन में जब तक जो है यहाँ पे सलामती सब मुल्कों के दरमियान में नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे अब जियो इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं, जी। कनेक्टिविटी जी। की हम बात कर रहे हैं, तो वो मुमकिन नहीं है बिल्कुल। उसके बगैर। तो हमने थोड़ा सा ना एक उम्मीद की किरण भी देखी थी कि तालिबान हुकूमत जो है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ या बाकी ममालिक जो ख्वाहिशमंद है कनेक्टिविटी के, जी। जी। उनके साथ मिल के वो जो है ये जो दहशतगर्दी का मामला है इसके ऊपर जो है ना, वो खातिर ख्वाह कोई खाते। ऐसे इकदाम करेंगे जिसका कोई रिजल्ट भी होगा, जी। जिसकी वजह से हमें नजर आएगा कि यहाँ पे अमन जो है वो बहाल हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। हम्म। और ये चीजें नहीं हो रही थी। तो देखें, 4 साल बहुत बड़ा अरसा है, बहुत बड़े लॉसेस हुए, हम्म। बहुत सारे अटैक्स हुए, सिविलियंस के ऊपर भी हुए, फोर्सेस के ऊपर भी हुए। और फिर ये जो मामला है ना, ये शिदत इख्तियार कर गया। बिल्कुल। और इसमें जो है ना, अभी आपने जैसे कहा कि अभी कशीदगी जो है वो हमारी मिलिट्री वाली जो एक्शंस की तरफ चली गई है। बिल्कुल। और फिर जब इस तरह की सूरत हाल होती है, फिर जो है आपने देखा कि इसी दौरान जो है अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया का विजिट भी कर रहे थे। बिल्कुल। तो हालांकि दोनों ये तरफ से बैन उठने के जो बाद जो है जी वो पहली बार जो है बजाय पाकिस्तान आते वो इंडिया निकल गए। जी जी जी, जब एक दफा उन्होंने देखा कि जी हालात इतने शिदत की तरफ जा रहे हैं, दोनों जो है कशीदगी बढ़ रही है, तो उनको चाहिए था कि वो डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिवेट करते जी। और इस पे जो है ना जल्दी जो है ना कोई बातचीत होती। लेकिन वो नजर नहीं आ रही नहीं थी। तो आया। इस तरह से जो है थर्ड पार्टी जो है वो अभी इन्वॉल्व हो गई है कि बिल्कुल। जो है, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक वो होती है ना, एक अच्छा। बर्दाश्त वाली हद जो गुजर चुकी थी। जी बिल्कुल। जी अच्छा, शिराजी साहब, ये जो पाकिस्तान के ऊपर ये एक इल्ज़ाम लग रहा था कि पाकिस्तान ने इससे पहले काबुल में जेट तैयारों से अटैक किया, और उसके मतलब जो अफ़गानिस्तान से कहा जा रहा है कि उसके जो है रिवेंज में उन्होंने ये किया, तो दिसंबर 2024 में भी तो पक्तिया के इलाके में
पाकिस्तान के ऊपर ये था कि उन्होंने जेट तैयारों से वहाँ पे बम्बार्डमेंट की और टीटीपी के निशानों को जो अहदाफ थे उनको निशाना बनाया। इस बार ऐसे क्या हुआ कि हमें जो है एक थर्ड कंट्री जाना पड़ा और एक फॉर्मल एग्रीमेंट करना पड़ा, बजाय इसके कि दिसंबर में जैसे हमने किया था मामला नॉर्मल चल रहे थे। इवन 6 बार या 5-6 बार इसाक डार भी अफगानिस्तान चले गए उसके बाद। देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जितना रिस्ट्रेन शो किया है खासतौर पर दहशतगर्दी के मामले में, और जो अक्रॉस द बॉर्डर हमारा वेस्टर्न बॉर्डर हमेशा एज अ प्रॉक्सी बैटल जोन यूज किया गया है, और इसमें मतलब सिंपल फैक्टर नहीं है। देखिए पाकिस्तान की रेड लाइन इंडिया है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारी जब से पॉलिसी है तो वो इंडिया सेंट्रिक जरूर रही है। ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो मई 9 पे हुआ उसके बाद तो मेरे ख्याल में कोई दूसरी ऑप्शन नहीं रही। हिंदुस्तान हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क होने के बावजूद वो मिलिटरीली और इकोनॉमिकली वो शिकस्त उसने खाई है, मतलब नाउ इट्स रिटन ऑन द वॉल। के बाद शायद एक ही ऐसा ऑप्शन था, वो है वेस्टर्न बॉर्डर, जहाँ से वो हमारे खिलाफ आबी जाहिरियत भी कर रहा है, वो हमारे खिलाफ दहशतगर्द ग्रुपों लाइक BLA, TTP, ISK, इवन TIP वगैरह को भी, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी या ETIM जिसको कहते हैं, इनडायरेक्टली वो उनको भी सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में देखिए जो काबुल में हुआ वो शायद एक मैसेज भी था कि पाकिस्तान ने इन तमाम जो 8-9 सूबे हैं अफगानिस्तान के, इनमें निमरोज है, हिलमंद है, आपका कंधार है, कुनड़ है, पख्तिया, पख्तिका, खोस्त, यहाँ बाकायदा एक पूरी मैपिंग करके कोऑर्डिनेट्स तक, इवन एड्रेसेस तक दिए गए अफगान तालिबान को कि यहाँ ये TTP, BLA और दूसरे दहशतगर्द ग्रुपों की लीडरशिप मौजूद है, यहाँ उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, आप इनको न्यूट्रलाइज करें या इनके खिलाफ एक्शन लें। दो बातें थी, एक तो इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि काबुल जो तालिबान है उनकी अपनी रेट भी पूरे अफगानिस्तान के अंदर नहीं है, उनके अंदर अपनी टेटरिंग है। जो कंधार ग्रुप है, इट इज ऑलवेज एट ऑड विद सिराजुद्दीन हकानी और दूसरे हिकमतयार के साथ। दूसरा बहुत सारे ग्रुपिंग तालिबान के अंदर वो भी है जो कि TTP और दूसरे दहशतगर्दों को समझते हैं कि वो उनके जहादी भाई हैं और इन्होंने हमेशा उनको सपोर्ट किया, लिहाजा उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। ये 2 ऑप्शन हो गए, लेकिन तीसरी ऑप्शन मेरे ख्याल में हमेशा काबुल ने इस्तेमाल किया है TTP को और इंडियन अपनी जो लिंक्स हैं उसको एज अ बार्गेनिंग चिप टू प्रेशराइज पाकिस्तान, और इस दफा भी शायद यही हुआ है। और जिस तरीके से आमिर खान मुत्तकी ने न्यू दिल्ली में जाके पाकिस्तान को थ्रेट किया, तो इट वाज अ प्री प्लान्ड इनिशिएटिव। शायद वो उनकी मौजूदगी में वो ये बताना चाहते थे कि अफगानिस्तान जो है इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी अलाय बन सकता है टू काउंटर पाकिस्तान। तो ये एक दूसरा मसला था। बाकी देखें, आपने कहा कि जी इनको तीसरे फरीक की तरफ जाना पड़ा, पाकिस्तान तो तीसरे फरीक के पास गया ही नहीं है। पाकिस्तान ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया है कि अगर आप, और बल्कि मैं अगर थोड़ा सा मुझे इजाजत दें तो मॉस्को फॉर्मेट के अंदर जो चीजें डिसाइड हुई थी, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, रशिया और चाइना ने बड़ा क्लियरली वाजे कर दिया था अफगान काबुल एडमिनिस्ट्रेशन को कि आपने इन तमाम ग्रुपों जिनमें BLA, ETIM, TIP, ISK और कलदम TTP, इनके खिलाफ आपने एक्शन लेना है। जब अमीर मुत्तकी ने इनकार किया तो उसके बाद बाकायदा एक मेरे ख्याल में एक स्टर्न वार्निंग दी गई थी कि अगर आप नहीं ले सकते एक्शन तो हम एक जॉइंटली इस मामले को डील करेंगे। और आप देखिए उसके आखिरी जो एलामिया जारी हुआ तो उसमें कहा गया था वी विल कलेक्टिवली फाइट टेररिज्म एंड हेवंस ऑफ सेफ हेवंस ऑफ टेररिस्ट इनसाइड अफगानिस्तान। तो ये एक ऑब्वियसली होना था। दूसरा देखिए इस वक्त इम्पोर्टेंट क्या है, मैं बेशक अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन उन्होंने तो ना मेरे ख्याल में पड़ोसी होने का सबूत फराहम किया, ना उन्होंने बहैसियत पुश्तूनवली के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया, ना शरई मामलात के अंदर जैसे अपने आप को वो अमारत इस्लामी और एक इस्लामी रियासत कहते हैं, मतलब उनके कोड ऑफ फेल में इतना तजाद है कि वो इन ग्रुपों की मौजूदगी को ओपनली डिनाई करते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास दूसरी ऑप्शन नहीं है। देखिए अगर CPEC आएगा, कासा 1000 का प्रोजेक्ट आएगा, या UAP रेलवे प्रोजेक्ट आएगा, या आप टाइपे की बात करते हैं, ये तमाम उस वक्त होंगे जब इस रीजन के अंदर जो है स्टेबिलिटी होगी और रीजन के अंदर अमन होगा। और अगर अफगान तालिबान रियलिस्टिकली नहीं सोच रहे कि यहाँ इन ग्रुपों को यहाँ से निकाल बाहर करना है या इनको न्यूट्रलाइज करना है, तो मेरे ख्याल में ये एक अफगान कौम के साथ एक बार फिर जाती है। क्योंकि देखिए उन्होंने हमेशा हर चीज़ की जिम्मेदारी हम पे डाली है कि शायद पाकिस्तान उनके तमाम महरूमियों का जिम्मेदार हम हैं, और तमाम जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जिम्मेदार इस किस्म की अनरियलिस्टिक लीडरशिप है, चाहे वो जो पहले थी या अब है,
जी। अच्छा, ये इसमें जो आप कह रहे हैं जो ज़िम्मेदारी की है, तो यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बड़े उस पे हैं, और वो भी जब अफ़गानिस्तान के साथ बात आती है तो वो पहले हमें ही वो करते हैं कि हमारी गलती हमारी गलती। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें मुत्तकी साहब की, तो मुत्तकी साहब का इंडिया जाना और फिर अटैक होना, ये तो ऐसे जाहिर कर रहा है कि अफ़गानिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अब इंडिया जो है वो डिसाइड करना चाह रही है। नबीला मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इंडिया जो है वो जहाँ पे एक तरफ अगर हम बिफोर 2021 देखें तो वो जो जमहूर हुकूमत थी अफ़गानिस्तान में, उनको सपोर्ट करती थी और तालिबान को वो टेररिस्ट कहती थी। अब जो अगर हम देखते हैं तो ये इन लोगों को या तालिबान को जो है सपोर्ट करी। आपको नहीं लगता कि जो वहाँ के जो आम लोग हैं, जो अफ़गानी हैं, जो कि तालिबान की वजह से अब्रॉड भाग गए हैं या इवन अफ़गानिस्तान में बुरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है और वो अफ़गानिस्तान को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है? आपको देखिए ये जी जी जी, सुन रहे हैं। जी देखिए ये अभी जो ये आपके सामने ये चीजें चल रही हैं, जी इसमें एक बहुत बड़ा तजाद है। 1996 में जब तालिबान की पहली हुकूमत आई थी और जब पाकिस्तान ने उसको उस वक्त जो है रिकॉग्नाइज किया था, तो इंडिया ने इस चीज़ को पाकिस्तान के बहुत खिलाफ इस्तेमाल किया था। बिल्कुल। और फिर जो 2021 में जो है जब दोहा में पीस टॉक्स भी हो रही थी पाकिस्तान के, उससे पहले भी जो अमेरिका के साथ जो एंगेजमेंट्स होती थी तालिबान के ऊपर, जी उसको भी इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया था। और जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, उससे पहले करज़ई की गवर्नमेंट थी, जी वहाँ पे भी जो इंडिया का बयानिया होता था वो हमेशा यही होता था कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के जो इंटरेस्ट्स है उसके खिलाफ काम कर रहा है, क्योंकि वो तालिबान को किसी तरह से सपोर्ट उन्होंने उसके बनाने में भी किरदार अदा किया था, और किसी तरह से पाकिस्तान का डबल रोल भी है इसमें। जी तो इस चीज़ को बड़ा उन्होंने इस्तेमाल किया था। और अभी जो सूरत हाल है ना, वो एक तरह से दिखाई दे रही है कि जो इंडिया की अपनी जो कुछ अपने कौमी जो उसूल हैं या अपना जो फॉरेन पॉलिसी के उसूल है वो उनको भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि वो अपने अवाम के सामने इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई जस्टिफाई। करते होंगे कि उन्होंने उन्हीं अफगान तालिबान के रिजीम के एक जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनके फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया बुला लिया। और वहां पे आपने देखा होगा कि बड़े अजीब गरीब किस्म के वाकयात भी हुए जो मीडिया पे आ रहे थे कि वहां पे जो शुरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पे कोई खवातीन मौजूद नहीं थी, और इस बिल्कुल। चीज पे इंडिया में बड़ी इंडिया में जो है ना और बाकी दुनिया में भी इसके ऊपर काफी बिल्कुल। क्रिटिसिज्म हुआ था। और उसके बाद फिर हमने दोबारा देखा कि एक दफा फिर जो है वो अफगान फॉरेन मिनिस्टर जो है वो खवातीन के सामने बैठे हुए थे, और पूरी वो जर्नलिस्ट की जो टीम थी वो खवातीन के बैठी हुई थी। एक तो एक वहां से तजाद इंडिया की तरफ से, और एक आप अफगानिस्तान की तरफ से भी तजाद देख रहे थे बिल्कुल। कि अच्छा, देखिए अफगानिस्तान के अंदर तो उसमें मुझे जो जी एक जी चीज़ खुद बड़ी अजीब लगी कि मुत्तकी साहब जब गाड़ी में जा रहे थे तो झंडा जो है वही पुराना अफ़गानिस्तान का वो 3 रंग वाला वही लगा हुआ था। हालांकि अफ़गानिस्तान में अगर यही झंडा आप लहराएं तो आपको वो छोड़ते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे शायद तालिबान ना बोल सके इंडियंस को कि ये जो है तो इस झंडे को हटा के अब तालिबान का झंडा लगा दिया जाए। अच्छा शिराई साहब, इतना तो हमें अब थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि अफ़गान तालिबान में रिफ्ट्स तो बन गए हैं, डिफरेंट थिंकिंग के लोग हैं, चाहे वो हेबतुल्लाह ग्रुप है या फिर अगर हम देखें जो सिराजुद्दीन हक्कानी वाले हैं, इनके सोच में डिफरेंस तो है, कहीं पे प्रोग्रेसिव सोच है, कहीं पे वही थोड़ी पुरानी सोच है। पाकिस्तान को इस या मैं ये कहूँगा कि जो इंटरनेशनली है इस रिफ्ट्स का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए या फिर ये जो चल रहा है इसी के साथ डायलॉग के साथ चलाएं इसको? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए ये है कि ये दो पड़ोसी मुल्क हैं, जी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं। और मेरे ख्याल में ना तो इनको हम बदल सकते हैं, ना जो है ये कॉन्फ्लिक्ट में अगर जाएंगे तो मेरे ख्याल में दोनों का नुकसान होगा। अब पाकिस्तान ऑब्वियसली एक बड़ा मुल्क है कंपैरेटिवली टू अफगानिस्तान, जी और दूसरा लैंड लॉक होने की वजह से शायद नुकसान ज़्यादा अफगानिस्तान का ही होगा। उसका रीज़न ये है कि देखिए इस वक्त रीजनल जितने ममालिक हैं, चाहे वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, चाहे वो चाइना है, चाहे वो ईरान है, चाहे पाकिस्तान है, इवन रशिया टू सम एक्सटेंट, जी इस तमाम इस खत्ते के अंदर होने वाली चीज़ें वो मुतासर करती हैं इस रीजनल सिक्योरिटी को। जी हमने अगर जाना है तो वी हैव टू गो फॉर सम रीजनल
सोल्यूशन। अमेरिका या बरतानिया आके इन मसाइल का हल नहीं निकालेगा, क्योंकि दे वांट दिस लैंड टू बी यूज्ड एज अ प्रॉक्सी बैटल जोन। उनके अपने इंटरेस्ट हैं। अगर अब अमेरिका बागराम चाहता है, रशिया भी बागराम चाहता है, चाइना को भी इंटरेस्ट है, सारी बात है कि उसका इतना बड़ा सी पैक BRI का प्रोजेक्ट है। दूसरा उसके दरियाए अमू में जो है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, मिनरल्स के प्रोजेक्ट्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स के हैं। तो जाहिर बात है तीनों सुपर पावर जो हैं दे आर इंटरेस्टेड कि वो इस खित्ते के अंदर रहें। अब इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान के लिए क्या ज़रूरत है? पाकिस्तान को मेरे ख्याल में डिसएंगेज नहीं करना चाहिए, चाहे वो तालिबान की हुकूमत हो, चाहे नॉर्दर्न अलायंस की हुकूमत हो, चाहे वो किसी की भी हो। लेकिन एक चीज़ जो पाकिस्तान शायद क्या खित्ते के तमाम ममालिक चाहते हैं, चाइना, ईरान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, इवन पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि ये एक इंटर्म गवर्नमेंट थी काबुल के अंदर के हालात को नॉर्मलसी की तरफ लेके जाए, और ये दावा करते रहे कि हम जो है करेंगे। अब इसके बाद आपने एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ जाना है, जिसके अंदर आपके पास नॉर्दर्न अलायंस के लोग हों, जिसके बाद आपके पास उज़्बेक, ताजिक, हज़ारा, इवन जो बाकी पश्तून ट्राइब्स हैं, उनकी एक बड़ी जो है प्रेजेंस होनी चाहिए, और फिर एक कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए। अब तो डिसीजन आपका एक कंधार का मौलवी कर रहा है, जो कि मेरे ख्याल में अपने स्टबर्न एटीट्यूड के साथ चल रहा है, और वो मतलब बैंक कर रहा है अपनी पिछली ओवरऑल कामयाबियों के ऊपर, कि उसने शायद अमेरिका को शिकस्त दी है, और उसने शायद USSR को शिकस्त दी है और उनको तोड़ा है। बाकी वो वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल्स के क्या हुआ था। लेकिन देखिए एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, मेरे ख्याल में अफगान तालिबान को हिंदुस्तान से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। एक तो बिकॉज अगर आप चाबहार की आइडिया के ऊपर चलते हैं कि थ्रू चाबहार हम ट्रेड करेंगे, हम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज तक जाएंगे, हम पोर्ट को यूज़ करेंगे, वो मेरे ख्याल में एक अनरियलिस्टिक अप्रोच इसलिए है कि ईरान पहले ही मेरे ख्याल में बहुत सफ़र कर चुका है चाबहार के जो नेक्सस था इंडियन रा का, मुसाद का, और फिर इनमें बहुत सारे अफगानीज इन्वॉल्व थे। जितने उनकी ड्रोन फैक्ट्रियाँ थी वो ज़्यादातर आप देखें तो इंडियन और अफगानी जो वहाँ पे शहरी थे उनके नामों पे थी, और वो तकरीबन 65 के करीब लोगों को ईरान ने सजाए मौत भी दी है। बाकी 200-250 के केसेस चल रहे हैं, तो वो ऑप्शन भी नहीं है। दूसरा आपके पास देखिए वाघा बॉर्डर का ऑप्शन है, आप वहाँ जाके मुतालबा करते हैं वाघा बॉर्डर खुलना चाहिए, तो आप वाघा बॉर्डर से क्या करेंगे? मतलब अगर पाकिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात ऐसे नहीं है, ट्रेड के मामलात अच्छे नहीं है, देखिए $7.2 बिलियन का आपका सिर्फ अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को दीमक की तरह खा रहा है। बिल्कुल रीजन ये है कि वो चीजें जो कि चाहे वो बंदर अब्बास के थ्रू जाती हैं अफगानिस्तान, या वो तोरखम के थ्रू जाती हैं, या गुलाम खान के थ्रू जाती है, वो वापस आपके सिस्टम के अंदर स्मगल होके आती हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में उसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो अब हमने बड़ा रियलिस्टिकली सोचना होगा। जंग किसी भी शायद मसले का हल नहीं है, लेकिन अगर अफगान तालिबान एज ए बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल करते हैं तो फिर पाकिस्तान के पास मेरे ख्याल में ऑप्शंस हैं। आखिरी जो चीज़ मेरे जहन में वो ये है कि इंटरनेशनली TTP, BLA, ETIM, IMU ये डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बिल्कुल, हम बातचीत अफगानिस्तान के साथ क्या करें? सवाल तो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को उठाना चाहिए कि दहशतगर्द ग्रुपों को जो कि डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ काबुल के तालिबान एक्शन क्यों नहीं ले रहे? दोहा के पहले एग्रीमेंट भी इन्होंने कमिटमेंट की थी कि हम अपनी सॉइल यूज करने नहीं देंगे। अब पाकिस्तान के लिए जो बड़ी कामयाबी वो ये है कि देखें अब मेरे ख्याल में देव कम टू द टेबल, और अफगान तालिबान के जो स्पोक्समैन है उन्होंने खुद अनाउंस किया है कि हम यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप्स जो है पाकिस्तान पे हमले करने की इजाज़त इनको नहीं देंगे। इसका मतलब ये हुआ या तो इन ग्रुप्स को ये रिलोकेट करेंगे, गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ, फिर आपने जो पहले शुरू में सवाल किया कि पहले पख्तिया में हुआ था, काबुल में हुआ था, उस पर नहीं बोले, तो अब यही होगा कि जैसे कि बारहा आमिर खान मुत्तकी ने तो कहा है कि काबुल तालिबान की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इन दहशतगर्दों का खात्मा कर सके या उनसे लड़ सके। लेकिन दूसरा ऑप्शन फिर यही है कि पाकिस्तान खुद करेगा। सारी बात है अगर उसके ऊपर मेरे ख्याल में फिर अफगानिस्तान के जो स्टबर्ननेस है वो इतनी ज़्यादा है कि वो तो फिर निगेट करना शुरू कर देते हैं कि वहाँ पे इस तरह से दहशतगर्द है ही नहीं। हालांकि अगर हम चतराल में जो अटैक हुआ था उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि हमने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, कुछ तालिबान को अरेस्ट किया है, खुद ही सबूत देते हैं और खुद ही मुकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं और अपनी डिस्कशन जारी रखें।
जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। हम अफ़गानिस्तान की बात कर रहे थे और जो अभी हालिया डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें एक सवाल ये भी बनता है कि चाइना जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड था अफ़गानिस्तान में, चाहे हम सी पैक 2.0 की बात करें या पामीर से हम बात करें या जो वाखान की पट्टी है, चाइना का एक इंटरेस्ट भी अफ़गानिस्तान में रहा है। नबीला मैम, आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं इसका चाइना पे कितना असर पड़ता है? क्या चाइना पाकिस्तान के जो भी स्टैंस है उसको सपोर्ट करता है, या वो जैसे हमें सऊदी अरब ने कहा कि आप जो है तो मतलब हौसले से काम लें, तो वो क्या उनका क्या स्टैंस होता है? देखें, जो इस रीजन में, इस खिते में चाइना के इंटरेस्ट्स है, वो स्टेबिलिटी से जुड़े हुए हैं, जी। ठीक है। और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक लंबी बॉर्डर है, और इस बॉर्डर पे जो है सबकी नज़रें जो है वो कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट के ऊपर, और जी। चूंकि सी पैक जो है जो हमारा प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जी। इसके साथ जो हमने अपनी एस्पिरेशंस जोड़ी हुई हैं या अपने जो है इंटरेस्ट जोड़े हुए हैं, वो इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के नहीं है, वो इस पूरी खिते के हैं। बिल्कुल। कि यहाँ से सेंट्रल एशिया को हमने कनेक्ट करना है, फिर आगे, और यहाँ पे अमन बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे तो शेयर्ड इंटरेस्ट है चाइना और पाकिस्तान दोनों के, क्योंकि पाकिस्तान चाइना ने हमेशा कोशिश की, चाइना चूंकि उनकी अपनी एक पॉलिसी है कि वो नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी जो है उन्होंने अपनाई हुई है, वो अपनी 5 उसूल है उनके फॉरेन पॉलिसी के, उस पर सख्ती से अमल करते हैं। जी। तो वो इस तरह से पब्लिकली कोई अपीयरेंस या पब्लिकली इस तरह से स्टेटमेंट्स नहीं देते, और वो भी इसी तरह जो है कोशिश यही करते हैं कि जी। अगर इस तरह से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट तक बात जाती है तो वो सालिसी का किरदार अदा करते हैं हमेशा। इस तरह से वो, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, देखें, चाइना ने जो है खुद तालिबान को बहुत एंगेज करने की कोशिश की है, बल्कि आपको याद होगा कि जब 2021 का टेक ओवर हो रहा था, तो वहां से ना हमें थोड़ी सी ये भी उम्मीद थी कि मुझे याद पड़ता है कि तब जो है मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी कि जब तालिबान ने काबुल पे जो है काबुल को अपने उसमें ले लिया था, तो जी। तब जो है चाइना की वहाँ पे जो मार्केट्स थी, वहाँ पे एक चाइना मार्केट हुआ करती थी, वहाँ पे चाइना के कुछ जो लोग काम करते थे पहले से, जो कुछ प्रोजेक्ट्स पे थे, जी। तो वहाँ पे उन लोगों को बाकायदा जो है ना सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, उन्होंने सिक्योरिटी अश्योरेंस दी थी। इवन वो जो केओटिक एक टाइम था उस वक्त भी जो चाइनीज थे जी। वो काफी श्योर थे कि जो तालिबान है ना वो चाइनीज नेशनल को कोई नुकसान नहीं नहीं। पहुंचाएंगे। जी। तो वहां से जो है मैं जब एनालाइज करती थी इस सिचुएशन को, तो मैं सोचती थी कि देखें, ये जो है ये लॉन्ग टर्म एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है तालिबान रिजीम के और चाइनीज के दरमियान। जी। फिर जो है चाइना ने उनके साथ जो है जो एंगेजमेंट्स की थी वो अपने मकसद के लिए भी की थी, क्योंकि चाइना का जो इशू है टेररिज्म के ऊपर वो शिनजियांग रीजन में है। और जो शिनजियांग रीजन में ETIM के जो वहाँ पे अगर कोई जो है दहशतगर्द जो है उनकी तरफ से कोई थ्रेट्स थे, तो जी। उसके ऊपर जो है चाइना ने उनसे बातचीत की है, और चाइना को वहाँ से अश्योरेंसेस भी मिले हैं। चाइना के पाकिस्तान के, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो है वो इस हद तक अगर कशीदा हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली चाइना को भी नुकसान है इस चीज़ से। बिल्कुल। और चाइना जो है उसकी कोशिश है कि वो जो मामलात हैं वो जो अफगानिस्तान है उस बात को समझें जी। कि जी ये जो मौजूदगी है इन आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स की, या इनको आप आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स कहें या इनको आप जो है प्रॉक्सीज कहें, जी। अगर अफगानिस्तान की, अगर तालिबान गवर्नमेंट की अपनी कोई कैपेसिटी नहीं है उनकी, नहीं तो वो रीजन से मदद ले सकते हैं, लेकिन वो किसी तरह से जो है ना उनको अपनी ये जो रिजिडिटी जो है और अपनी जो स्टबननेस है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। जी। और फिर देखें, चाइना के साथ पाकिस्तान की तो अलग ही एक हमारी जो है ना शेयर्ड इंटरेस्ट्स हैं, लेकिन फिर पाकिस्तान को जो ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो नुकसान सिर्फ सी पैक को नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान की जानी और माली नुकसान बहुत ज़्यादा। ज़्यादा हो रहा है जी। दहशतगर्दी की वजह से। पाकिस्तान की का एक इमेज ख़राब होता है। चाइना के अलावा अगर हम और भी दुनिया के ममालिक से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आए, जी। तो अगर यहाँ पे सिक्योरिटी की सिचुएशन इस तरह से ख़राब होगी तो हम ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते कि बाकी ममालिक जो है वो भी इंकरेज होंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए। देखें, अब हमारा जो है ना सी पैक और सारी चीज़ें हमने इसकी प्रमोशन भी कर दी है, और एक तरह से हमने ग्राउंड जी। प्रिपेयर किया हुआ है आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज के लिए। जी। तो अभी पाकिस्तान ने जो है वो सी पैक का दूसरा जो हमारा फेज है वो काफ़ी डिले भी हो गया है, और अभी बिल्कुल।
आपने देखा कि सितंबर में पाकिस्तान और चाइना ने दूसरा फेज लॉन्च कर दिया है, तो अभी हम इस वक्त जो है पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता मजीद इनसिक्योरिटी और मजीद इंस्टेबिलिटी इस रीजन में। अच्छा शिराज साहब, जैसे कि नबीला मैम ने भी कहा कि पाकिस्तान अफोर्ड भी नहीं कर सकता और पाकिस्तान एक डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था, लेकिन ये जो है एक नई झड़प जो है अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो पाकिस्तान के लिए एक, मैं ये कहूँगा कि पीस को डिस्टर्ब करने वाली बात है। लेकिन अगर हम देखें तो इंडिया हमें थ्रेट कर रहा था ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करेंगे, और वो थ्रेट्स जो हैं वो चल रही थी और इतने में अफ़गानिस्तान जो है वो अटैक करता है। तो आया इंडिया जो है वो इस टाइम आइसोलेशन के साथ साथ ढूंढ रहा है कि उनको मिले, उनका बदला ले, और उनको अफ़गानिस्तान मिला, और शायद अफ़गानिस्तान की इकॉनमी यही चाहती है कि कोई पैसा दे और उनके बिहाफ पे लड़े। देखिए, मेरे ख्याल में अगर हम रियलिस्टिक अप्रोच को देखें, मैं नबीला साहिबा की बात को आगे लेके चलूँगा कि पाकिस्तान को तो नुकसान है ही है, क्योंकि हमें यानी एक तो ह्यूमन कैजुअलिटीज़ के अलावा हमारे फाइनेंशियल लॉसेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉसेस हैं, दूसरा मतलब एक फेयर फैक्टर है जो लोगों को पाकिस्तान से दूर करता रहेगा। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है चाइना के लिए भी और उसके तमाम इंटरेस्ट के लिए भी। हम उसके फाइनेंशियल इंटरेस्ट के भी गार्ड हैं, उसके फ्यूचर जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स हैं टुवर्ड सेंट्रल एशिया थ्रू अफगानिस्तान, उसके भी हम जो है ना, हम कह सकते हैं कि वी आर द मेन गार्ड, वी आर द मेन गेटवे। और बात दूसरी जो आपने हिंदुस्तान की देखिए, कन्वेंशनल और मॉडर्न वॉरफेयर में हमने देखा कि पाकिस्तान की शायद वो एयरफोर्स थी या पाकिस्तान की मिलिट्री थी, मतलब इन कन्वेंशनल वॉर और मॉडर्न वॉरफेयर जिसे आप मतलब टेक्नोलॉजी की वॉरफेयर भी कह सकते हैं, उसके अंदर हमने तकरीबन इंडिया को न्यूट्रलाइज किया, बल्कि तमाम दुनिया ने देखा। तो अब इतना तो अंदाजा है कि अगले 2-4-5 साल तक अपनी चीज़ों को रीअसेस करने के बाद अगर हिंदुस्तान किसी भी लिहाज से आगे जाता है, लेकिन देन ही वुड हैव टू फेस पाकिस्तान एंड चाइना टुगेदर। बिल्कुल। और अगर देखें पाकिस्तान ने जिस तरीके से रशियन टेक्नोलॉजी, इवन टू लार्जर एक्सटेंट आपकी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, और इवन जब आखिर में बातचीत और जंगबंदी पे बात हुई तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी ऑलरेडी ऑन स्टेक थी। तो अगर ये भी पाकिस्तान उड़ा देता तो मेरे ख्याल में एक बड़ा जो है वो खतरनाक मैसेज दुनिया को जाता, और अमेरिका बहैसियत लोन सुपर पावर जो है वो खुद उसके अपने स्टेक्स बहुत ज़्यादा थे और वो खुद मेरे ख्याल में खतरे में होता। बिल्कुल। अब देखें, हिंदुस्तान ने हमेशा कोशिश इसलिए की है कि बलूचिस्तान, दीज आर सॉफ्ट वैलीज, अगर आप हमारे ट्राइबल एरियाज को देखें, ट्राइबल एरिया के ऊपर आपके कॉन्फ्लिक्ट क्या है जिनको उछाला जाता है। इस वक्त भी आप देखें ड्यूरन लाइन की इशू को बड़ा जोर शोर से उछाला जाता है, हालांकि मतलब एक इररिलेवेंट सी चीज़ है, लेकिन आप उसे एज अ स्ट्रीट गॉसिप कह लें या एज अ स्ट्रीट डिस्कशन कह रहे हैं, उस पर हो रही होती है। दूसरा आपका जो मिलिटेंसी का फैक्टर है उसको बड़ा एक्सक्लूसिवली इंडिया यूटिलाइज कर रहा है, पैसा उसके पास आ रहा है, राम मुसाद का पैसा है, उसके बाद इवन मिडिल ईस्टर्न बहुत सारे ममालिक इनडायरेक्टली फंड करें बिकॉज दे डोंट वांट गॉदर टू बी सक्सेसफुल। हमें ये बात भी करनी चाहिए। देखिए, इस वक्त हम कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया की तरफ देखते हैं, हमारे अच्छे ताल्लुकात होंगे उनके साथ। आज सऊदी अरब के साथ हमारा पैक्ट भी हुआ है, लेकिन ये ममालिक कभी भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर सी पैक के थ्रू या गवादर के थ्रू जो है किसी किस्म की डेवलपमेंट हो, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ट्रेड एक कॉरिडोर बने। तो ये एक रीजन भी था। लेकिन इंडिया हमेशा कोशिश करता रहा कि इन द फॉर्म ऑफ वाटर वॉर हो, आपके वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो दरिया कुनल और काबल के ऊपर अगर डैम्स की कंस्ट्रक्शन हो, या आपके वेस्टर्न बॉर्डर जितना है बलूचिस्तान और केपी के साथ, वो आप वहां से पेनिट्रेशन करवाते हैं टेररिस्ट ग्रुपों की। और इवन फाइनेंशियल जो ब्लैकमेलिंग है, आप देखें आपका 7.2 बिलियन का जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड था वो आपके ट्रेड कॉरिडोर से हटके बंदर अब्बास पे चला गया, वो ईरान की तरफ चला गया। देखिए, ये चीज़ जो है, अब बेशक अफगान हुकूमतों के साथ माजी में भी हमें गिले रहे हैं, आपस में ताल्लुकात बड़े एक लिहाज से स्ट्रेंज रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मेरे ख्याल में कॉन्फ्लिक्ट में हम 1-2 कदम आगे चले गए मौजूदा तालिबान हुकूमत के साथ, वो शायद होना नहीं चाहिए था। लेकिन एक मैसेज जरूर है, अब शायद एक लिटमस टेस्ट ये भी था, इंडिया इस बॉर्डर पे करना चाहता था कि शायद अफगान तालिबान अपनी गोरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू जो है पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसके बॉर्डर्स को थ्रेट कर सकते हैं, लेकिन हमें नजर आया कि वो भी नहीं हो सकता। अब आपने बातचीत से पहले ही हथियार डाल दिए कि नहीं, बिल्कुल हम फायरबंदी के लिए तैयार हैं, मजीद बात भी करेंगे। देखें, एक चीज जो वाजह है, हमें वेस्टर्न बॉर्डर लूज नहीं करना चाहिए, चाहे वो हम डिप्लोमेसी के थ्रू करते हैं, चाहे वो अफगानियों को इंगेज करके करते हैं, क्योंकि देखिए ये हमारा एक कमज़ोर पॉइंट है जिस बॉर्डर के ऊपर साल की रेडिकलाइजेशन ने हमें बड़े मुश्किल में डाला हुआ है। तो ये डी रेडिकलाइजेशन प्लान हमारे पास है नहीं, गवर्नेंस के हमारे इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं,
आपका ना बलूचिस्तान के अंदर गवर्नेंस के मसाइल हल हो रहे हैं, बिल्कुल ना आपके फॉर्मर फाटा के अंदर हल हो रहे हैं। तो ऐसा इतने मतलब मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी चाहिए। वी हैव टू डील इट विद डिप्लोमेटिकली। और राइट अगर मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिकली एक मसले का हल नहीं निकलता तो अफगानिस्तान के तालिबान वो तो मैं अगर कहूँ तो अंदरूनी बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं। उनके खिलाफ एक पॉलिटिकल फ्रंट बन गया है। बुरहानुद्दीन रब्बानी और जो मुख्तलिफ मुजाहिदीन कमांडर्स थे उनका अफगान रेजिस्टेंस फ्रंट पहले ही अहमद जिया मसूद उसको लीड कर रहे हैं, वो एक आर्म स्ट्रगल है। फिर सिराजुद्दीन हक्कानी ओपनली नाराज हैं, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल गुलबदीन हिकमतयार को आपने न्यूट्रलाइज किया हुआ है। बिल्कुल इस्माइल खान हिरात में वो आपके पास एक पेज पे नहीं है। रशीद दोस्तम ग्रुप है वो आपके पास एक पेज पे नहीं है। तो देखें अंदरूनी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि अगर काबुल के तालिबान ने अपनी पॉलिसी को रिव्यू ना किया तो उनका अपना वजूद बहुत बड़े खतरे में है, और फिर हम जाएंगे दोबारा एक बहुत बड़ी खाना जंगी की तरफ जो मेरे ख्याल में खिता अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक। रीजनल सोल्यूशन ही एक वाहिद हल है इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मसाइल के जो है वो देर पा उनको हल करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें सवाल तो वैसे मेरा था इकोनॉमी के रिलेटेड, लेकिन इसमें मेरा फिर यही आता है कि वही बात कि 2024 में इन्होंने रिएक्ट नहीं किया और अभी अफ़गानिस्तान जो है मुझे इस पे हैरानी भी होती है, सोशल मीडिया पे अपनी जंग ये क्यों इतनी लेके जा रहे हैं इंडिया की तरह। कि अगर हम देखें इनकी रिएक्शंस, मतलब इन अ सेंस के गवर्नमेंट के रिएक्शन जो है वो भी सारा सोशल मीडिया पे इनका चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इनका चल रहा है। तो यहाँ तक तो मैंने सुना था कि अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट सारी व्हाट्सएप ग्रुप में होती है, जैसे कि कुश्तपा केनाल जो है वो भी कहते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप तक ही चल रही है। तो आया इनको मेचोरिटी जो है, हुकूमत तो मिल गई, लेकिन क्या इनके अंदर वो मेचोरिटी आने में अब वक्त लगेगा कि ये इतने मेच्योर हों कि समझें, हुकूमत को समझें, फॉरेन पॉलिसी को समझें, नेबर्स को समझें और ये समझ सकें कि पाकिस्तान बेहतर है इनके लिए या इंडिया। ये सवाल मेरा जो है शिराय साहब अभी सही है। अच्छा, मैं समझा आप मैडम नबीला से पूछने, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इम्पोर्टेंटली इस वक्त एक जो हाइब्रिड वॉर है मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर, वो आपकी मीडिया वॉर है। जी जी। और ख़ास तौर पर देखें जिस तरीके से जो अफगान डायस्पोरा है, कुछ इंडियन स्पॉन्सर्ड, इंडियन फंडेड आपके पास ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ यूट्यूब चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जो कनाडा से, जो बरतानिया से, इवन यूएई के अंदर बहुत सारे ऑपरेशन वहाँ से हो रहे हैं। उसमें देखिए इंडियन आईटी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में हमें भी ये मैं तो जो सोशल मीडिया के ऊपर अफगान जो तालिबान की कामयाबियां देख के तो हैरान हो गया कि शायद अमेरिका के बाद दूसरी सुपर पावर जो है अफगान तालिबान है, और उन्होंने तो पाकिस्तान को शायद एक रात में खत्म कर दिया। लेकिन रियलिस्टिकली हमें ये देखना होगा कि इस चीज के ऊपर अब लोग सोशल मीडिया के रुझान से भी भागना शुरू हो गए हैं। पीपल आर नाउ डाइवर्टिंग टुवर्ड्स कन्वेंशनल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया की जो ऑथेंटिसिटी है, उसका जो फिल्टर है या उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, वो मेरे ख्याल में इन द लास्ट 2-3 ईयर्स आहिस्ता आहिस्ता लूज करते जा रही है। लोग ट्रस्ट नहीं करते, वो फॉर एंटरटेनमेंट तो चीजों को देखते हैं, लेकिन दे डाइवर्ट अगेन टुवर्ड्स द मेन स्ट्रीम मीडिया। तो पाकिस्तान का जो देखें, मैं ये समझता हूँ कि नैरेटिव हमें ये भी देखना होगा कि इस वक्त सिर्फ काबुल के अफगान तालिबान जंग नहीं कर रहे, वो आपके साथ एक पूरी हाइब्रिड वॉर इन द फॉर्म ऑफ मीडिया वॉर लड़ रहे हैं, जिसको काउंटर करने के लिए मेरे ख्याल में इफेक्टिवली हमारे पास भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा नबीला मैम, अगर हम ट्रेड की बात करें, चाइना का जो सीपैक है प्योरली ट्रेड कनेक्टिविटी इसी पे है, और फिर अफ़गानिस्तान के साथ जो अभी ट्रांजिट का बंद हो जाना है, ट्रांजिट ट्रेड का, क्योंकि बॉर्डर सारे बंद कर दिए थे, इसका अगर हम लार्जर इम्पैक्ट देखें, पाकिस्तान को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है अफ़गानिस्तान को हमसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है? क्योंकि उनके पास तो बच्चों कुछ यही कोई एक ट्रांजिट ट्रेड है और या चाइना पे डिपेंडेंसी है। तो इसको आप किस एंगल से देखते हैं, जो ट्रेड बंद होना है? देखिए, जो अफगानिस्तान की जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट है, ये जब आई थी 2021 में, तो सबको यही खदशात थे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जो है उनकी ये भी बात की थी कि जो अफगान गवर्नमेंट है वो मैच्योर क्या इतनी हो गई है कि वो फॉरेन पॉलिसी को अंडरस्टैंड कर सके, या दुनिया का जो निज़ाम है या मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात है, वो ताल्लुकात जो होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। बिल्कुल। कोई भी मुल्क जो है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता, कोई मुल्क जो है आइसोलेशन में सरवाइव भी नहीं कर सकता। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इसके खदशात बहुत पहले से थे कि क्या
जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है वो दोबारा जब इस तरह से जो है अपने आप को हुकूमत की फॉर्म में तश्कील देंगे, तो क्या अगर वो बाकी जो मामलात हैं जो दुनिया उनके सामने कंडीशंस रख रही है, जी वो कंडीशंस वो नहीं मान रहे, जो लेजिटिमेट कंडीशंस है दुनिया के, जी मतलब वो अगर वो नहीं मान रहे, उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो क्या वो किस तरह के ताल्लुकात जो है वो अपने जो स्पेशली जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ कंटिन्यू करेंगे। जी यहाँ पे जो है ये पहले से ही खदशात थे और वो हमारे सही साबित हुए हैं अब, हम्म क्योंकि देखें जब उनकी डिपेंडेंस पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा है। हम्म। हम लोग भी हैं, पाकिस्तान में भी जो है ना इस तरह अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट्स कर रहा था, जो एनुअल हमारी इंपोर्ट्स है वो $566 मिलियन है, हम्म और इसी तरह जो है वो 1.5 जो है डॉलर्स जो है वो एक्सपोर्ट्स जो है पाकिस्तान कर रहा था। पाकिस्तान को भी नुकसान है एक तरह से, लेकिन अफगानिस्तान को ज्यादा नुकसान है। लेकिन जो वरीइंग बात है ना, जो परेशान कौन बात है, वो ये है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं है कि एक तो बिल्कुल उनको इंटरनली भी लेजिटिमेसी का मसला है जी और एक्सटर्नली भी लेजिटिमेसी का मसला है, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, रशिया के अलावा किसी और मुल्क ने उसको रिकॉग्नाइज बिल्कुल नहीं किया है। इस वक्त उनका ये जो बिहेवियर है ना, वो उनके लिए ज्यादा नुकसानदेह है। उनके हम्म अपनी जो आहिस्ता आहिस्ता जो वो एंगेज भी हो रहे थे दुनिया में, और आहिस्ता आहिस्ता से जो अगर चाइना उनको एंगेज कर रहा था, बिल्कुल रशिया कर रहा था, बाकी ममालिक कर रहे थे, तो उन्होंने उस पेशरफ्त को भी थोड़ा सा ना डैमेज कर दिया है। और बिल्कुल अभी इंडिया के साथ जो है ना, अगर वो जाके वो मिले हैं, तो इंडिया को इस वक्त जो है ना रीजन में स्पॉइलर कंसिडर किया जाता है, हम्म और चाइना को एज अ स्टेबिलिटी फैक्टर कंसिडर किया जाता है, और इस वक्त पाकिस्तान को भी एज अ स्टेबिलिटी फैक्टर कंसिडर किया जा रहा बिल्कुल है, क्योंकि जो सेंट्रल एशियन ममालिक है उनकी भी जो है उम्मीदें हैं पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आपने रिसेंटली हमारे जो है ना सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ जो ताल्लुकात है अगर उनको फॉलो किया हो, जी जी तो वो बहुत पॉजिटिव एक बिल्कुल मुस्बत सिमत की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल और ऐसा ही है रशिया के साथ भी जो है ना हमारी पिछले कई सालों में जो है बड़ी बेहतरीन एंगेजमेंट्स रही है, और इस वक्त जो है यूएस के साथ भी हमारे ताल्लुकात जो है वो काफी बेहतर हो गए बेहतर हैं। तो इस वक्त जो है इंडिया इस एक स्पॉइलर है, और स्पॉइलर के साथ जाके मिलना उनका इस वक्त जब उनकी अपनी लेजिटिमेसी एट स्टेक है, तो ये उनके लिए ज्यादा नुकसान है। बिल्कुल जैसे पहले जो है शराजी साहब ने बात की है कि इंटरनली उनको बहुत सारे जो है मुश्किलात का सामना है तालिबान को ऑलरेडी, और वहाँ पे जो नॉर्दर्न साइड है वहाँ पे जो है काफी ज्यादा रेजिस्टेंस पहले से भी थी जी और अभी भी है। इससे जो है ना देखें सोशल मीडिया पे लोग करते होंगे, लेकिन उनकी रेशो बहुत कम है। जो मैंने भी कुछ पढ़े लिखे जो डायस्पोरा अफगानिस्तान की बैठे हुए हैं जो मुल्क से बाहर है, हम्म उनका पर्सपेक्टिव मैंने देखा, बल्कि वो जो है वो इस वक्त जो है तालिबान को बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे थे, और वो यही कह रहे थे कि जी ये जो उन्होंने चीजें की हैं ये फर्दर हमारे ही पर्सपेक्टिव को प्रूव कर रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो है ना एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की सख्त जरूरत है, सख्त ज़रूरत ताकि है वो इस खिते में स्टेबिलिटी लेके जी आए। बिल्कुल जी ऐसा ही है। अगर हम देखें इंडिया अपनी आइसोलेशन को ख़त्म करने के लिए अफ़गानिस्तान को गले इसीलिए ही लगा रहा है कि कोई और शायद उनके पास है नहीं। और अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को बुरा समझ रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इस टाइम इस चीज़ को मैनिपुलेट कर रही और हैं। बहुत सारे जो सोशल मीडिया के हैं ना वो सारे जो है फेक हैं, और ये बिल्कुल साबित हुआ है कि इंडिया बहुत से सारे इंडिया फेक से न्यूज हो मोस्टली रहे हैं। होते हैं। जी लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ जी है जी। एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं और अपनी डिस्कशन जारी रखें। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा शिराई साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि
जहाँ तक आपने कहा कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हैं वो मतलब उसको अपना भाई समझते हैं, जो दहशतगर्द हैं जैसे कि टीटीपी है या जो और दहशतगर्द तंजीमें हैं, और इवन हमने देखा भी है कि ये उनको जो फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं है जैसे कि टीटीपी हिबतुल्लाह को अपना लीडर मानती है, तो इनको जम कर दें और जो इनके जो एक सोच है, जो आइडियोलॉजी है, जो इनके बनिस्बत शरीयत है, तो अफ़गानिस्तान में पहले इम्प्लीमेंट कर दें, फिर बाद में फिर लोगों को इबरत लेने के लिए छोड़ दें, या उनसे कोई कि कैसे जो है इनके शरीयत में हालात बेहतर हो रहे हैं? आपको नहीं लगता कि ये भी कोई हल हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में एक चीज़ हमें बड़े रियलिस्टिकली सोचनी चाहिए कि जी अब तक तो हम ये समझते रहे हैं कि शायद जो टीटीए है या अफगान तालिबान है, जी उनकी सोच अपनी रियासत तक जो है ना वो महदूद है, और वो अफगानिस्तान के अंदर इमारत इस्लामी कायम करने के बाद आराम से बैठे। लेकिन अगर जी आप देखें जिस तरीके से अभी जो है उनके जानिब से एक फितवा दिया गया कि आप मसाजिद में ऐलान करें उलमा को और इमामों को कि आप पाकिस्तान के खिलाफ जहाद का फितवा दें, तो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर जो है एक इनफेडरल हुकूमत है जो कि गैर इस्लामी है। सोचने वाली बात तो ये क्या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ जो ये कारोबार कर रहे हैं वहाँ बड़ी अच्छी इस्लामी जो है ना वो रियासतें कायम है। क्या इस वक्त जो हिंदुस्तान के साथ ये ताल्लुकात बना रहे हैं तो वहाँ कौन सी इस्लामी रियासत कायम है? बिल्कुल देखिए, मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात है, और एक जो खतरनाक सूरत हाल है, हम तो बारहा ये जिक्र करते रही पाकिस्तान की हुकूमत के अफगान तालिबान बड़ी तादाद में टीटीपी को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहे हैं। बिल्कुल और आपने देखा इस 7 माह के अंदर कोई कम से कम 580 के करीब दहशतगर्द मारे गए, जिसमें कम से कम 70 ऐसे थे जो अफगान अफगान थे। कौमियत ताल्लुक रखते थे, बल्कि बॉर्डर्स के ऊपर हमलों में और ऐसे बीसीओ मारे गए हैं। तो एक सवाल तो ये भी पैदा होता है कि आया ये लोग अब क्या अफगानिस्तान से आके पाकिस्तान में जहाद करना चाहते हैं, और ये बाकायदा एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। वो तो अब चाहते हैं कि ईरान के अंदर भी जो है ना वो उन्हीं की किस्म का एक इस्लामी निज़ाम होना चाहिए। वो तो ये भी चाहते हैं कि जनाब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भी हमें जाना चाहिए। बिल्कुल अब देखिए, जो पहले हम जिक्र कर रहे थे कि हिंदुस्तान या इंडिया की हुकूमत ने उनको बड़ा करीबी गले लगाया, तो वहाँ क्रिटिसिज्म देखें आप। वहाँ पे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वहाँ पे जो इवन कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, वो तो एक सवाल उठा रहे हैं कि ये वो तालिबान है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स जिनके मुल्क में नहीं है, ख़वातीन के राइट्स नहीं है, बच्चियों की तालीम नहीं है, तो इंडिया बीइंग अ लार्जर लिबरल डेमोक्रेसी और अपने आप को एक बड़ा अपराइट चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी कहता है, वो ऐसे लोगों से कैसे बात कर सकता है? देखिए, एक चीज़ है, आपने जो बात की कि जनाब वहाँ पे ये रहे, वो तो मेरे ख्याल में बॉर्डर को जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो फिर तो एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर आप पख्तून्स की रेशो को देखें तो अफगानिस्तान के अंदर कितने और पाकिस्तान के अंदर कितने, तो चाहिए था कि हमारे साथ मिल जाए। दूसरा देखें, एक सवाल ये पैदा होता है जो कल मुल्ला याकूब साहब ने इस तमाम तर एग्रीमेंट के बाद भी कहा कि जनाब हम ड्यूरेंट लाइन की बात हमने नहीं की, तो हम जो ड्यूरेंट लाइन को बॉर्डर नहीं मानते, तो फिर तो जाहिर बात है काबुल और कंदहार वो तो थे ही बर सगीर का हिस्सा। फिर तो पाकिस्तान ने जो हमले किए कंदहार पे या काबुल पे, फिर तो अपनी रियासत के अंदर किए ना, फिर तालिबान को क्या प्रॉब्लम है? देखिए, ये मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हिस्टोरिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, कुछ हमारी ट्राइबल जो हिस्ट्री को मैनिपुलेट किया जाता है। वरना सवाल बनता है कि अफ़गानिस्तान में जो एंग्लो वार्स हुए वहाँ पे इन्होंने क्यों इस जगह का नहीं पूछा, या जब 1947 में पार्टीशन हो रही थी तो हम यहाँ के पठानों ने इसे पाकिस्तान का ही हिस्सा साथ दिया, और उस टाइम ये कहाँ चुप करके बैठे हुए थे। वो तो एक हिस्ट्री की बात चली जाती है। एक चूँकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो आपसे दोनों से एक मेरा जो एक क्वेश्चन है उस पर पूछना चाहूँगा, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ाहिर साहब आपसे। शराय साहब, जो अभी नूर वली की जो वीडियो आई है, जो टीटीपी के लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि मैं खैबर में हूँ और यहाँ से ऑपरेट हो रहा हूँ। एक चीज़ की जो मुझे समझ नहीं आई, बल्कि 2-3 चीज़ों की जो मुझे समझ नहीं आई, कि मुझे इतना तो पता है कि हमारे ट्राइबल एरियाज़ में इंटरनेट तो मौजूद नहीं है। वो बहुत ही कोई फ़ाइन लेवल की एडिटिंग है उसमें, मैं चूँकि डिजिटल के साथ भी थोड़ा ताल्लुक़ है, बड़े फ़ाइन लेवल की एडिटिंग है उसमें। और हैरानी की बात यह है कि ये वीडियो अपलोड कहाँ से हुई है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि कोई कहीं से भी अगर ये अपलोड हुई इसको हम ट्रेस कर सकते हैं पाकिस्तान में। तो एक तो ये मेरा सवाल ज़ाहिर साहब आपसे है, और दूसरा ये कि तर्जुमानी ये इसमें इन्होंने इंडिया की क्यों की गई है? मतलब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाता है कि हिंदुस्तान और जो है क्या नाम है अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है,
तो इनको किसने कहा है कि ये तर्जुमानी करके दें हिंदुस्तान की? कोई इनको सफारती देखिए, ताल्लुकात जब हैं? बारहा अफगान तालिबान एक बात करते हैं कि टीटीपी पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो वो ठीक कहते हैं। जी जाहिर बात है कि टीटीपी के स्ट्रिंग्स तो हैं ही इंडिया के जी हाथ में। हमेशा आज की बात नहीं है, जब भी हम जाते रहे ट्राइबल एरिया, आज की बात नहीं कर रहा, 10 साल पहले, 12 साल पहले, जब हकीमुल्लाह मसूद से मैं मिला, इससे पहले बैतुल्लाह से मसूद से मिला, जी तो इनका टिल्ट उस वक्त काफ़ी हद तक रहा है। जी क्योंकि देखिए, फाइनेंसिंग सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये आपको कहीं ना कहीं से तो आती होंगी ना, तो वो एक ऐसा दुश्मन है आपका जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इन चीज़ों को कर सकता है। जी बाकी रही वीडियो की बात, मेरे ख्याल में देखिए, इस वीडियो की टाइमिंग देखें, फिर इसके अंदर नैरेटिव देखें कि वो शख्स खुद बताना चाह रहा है, शायद इस चीज़ को डिफ्यूज करने के लिए कि मैं अफगानिस्तान में नहीं हूँ, पाकिस्तान के खैबर एजेंसी के अंदर हूँ। लेकिन जहाँ भी है, वो एक सवाल अलग है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, डेमोक्रेसी के खिलाफ चंद लोगों ने एक जो है ना वो बंदूक उठाई हुई है, क्या कोई सेन आदमी 24 करोड़ अवाम का जो फ्यूचर है वो इनके हाथ में देगा? बड़ा मुश्किल है। अब बिल्कुल दूसरी बात ये कि एक बात हमें जरूर जहन में रखनी चाहिए कि ना तो टीटीपी और ना तो आप टीटीए के जी साथ किसी भी किस्म की पॉलिटिकल सेटलमेंट हो सकती है, या आज आप देख लें, ठीक बल्कि है आप लिख लें, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि देखिए, इनकी जो आइडियोलॉजी है वो सरासर मेरे ख्याल में इस सिस्टम को जो है वो काउंटर करने के लिए बिल्कुल इससे इनकार करते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा मेरे ख्याल में सोचना ये होगा शराय क्या साहब, होगा। मेरे पास टाइम कम है, मैं नबीला मैम का भी एक कमेंट ले लूँ। अच्छा मैम, ये जो हालात बने हुए हैं, जिसमें अगर हम देखें, चाहे ट्रेड का हाल्ट होना है और बॉर्डर के आसपास के जो इलाके हैं, अवाम की अगर हम बात करें ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे, लोगों के लिए क्या कितनी इस दोनों हुकूमतें जो हैं सोच रही हैं कि आवाम को जो नुकसान हो रहा है, चाहे वो छोटे ताजर हैं या चाहे वो वहाँ के मकीन हैं, तो दोनों गवर्नमेंट्स पाकिस्तान स्पेशली कितना इस चीज़ को अंडर कंसिडरेशन रख रहे हैं? देखिए, जो वहाँ की आवाम है ना, जो बॉर्डर रीजन्स पे पाकिस्तान के साइड की मैं बात करूँगी, ये तो जो है स्पिल ओवर जो इफेक्ट था, जो अफगान में जो सिचुएशन चल रही थी पिछले 20-25 सालों से, वो ऑलरेडी वो रीजन जो है काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड था और जी वो नेग्लेक्टेड भी था, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी की जो सिचुएशन थी, वो हमेशा जो है ख़राब रही है, और ख़राब सूरत हाल की वजह से जो गवर्नेंस है, उसके ऊपर जो है फोकस में कंटिन्यूटी नहीं रही है। अगर वहाँ जी पे कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स या कुछ भी सोचा गया है, तो सिक्योरिटी की रीजंस की वजह से जो है ना वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई हैं। और अगर आप वहाँ पे ऑलरेडी देखें कि हेल्थ का जो सेक्टर है, या आप वहाँ पे जो है एजुकेशन का देखें, वहाँ पे लोगों की जो यूटिलिटीज़ का देखें, रास्ते वगैरह बंद हो जाते हैं, जो जो उनके रूट्स होते हैं, वो अगर मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, या फिर तालिबान की और दहशतगर्दों की जब अटैक्स होते हैं, तो लोग जो है, लोकल्स जो है वहाँ पे ऑलरेडी जो है उनकी लाइफ काफ़ी मिजरेबल है। अगर आपको याद हो तो एक ज़माना था कि ड्रोन स्ट्राइक्स भी होते थे वहाँ पे, बिल्कुल और एक ना सिर्फ ये कि ऑन द ग्राउंड लोग जो है फेस कर रहे थे प्रॉब्लम्स, बल्कि लोगों के अंदर एक फियर वाला जो एलिमेंट था वो भी बहुत ज़्यादा था। जी और ये साइकोलॉजिकल भी होता है, और ये सिर्फ ये नहीं होता कि उनको जो है कोई माली और जानी नुकसान सिर्फ हो रहे हैं वहाँ पे। देखिए, वो पूरी एक ज़िंदगी जो है वो अफेक्ट हो रही है। और वहाँ पे अगर आपने मिलिट्री भी स्टेशन की भी है काफ़ी बड़ी तादाद में, तो वो भी एक इस किस्म का तासुर देती है कि वो जो इलाका है ना, वो हर वक्त जो है सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच के अंदर ही रूल हो रहा है, और वहाँ पे कोई भी जो है लोगों के लिए बेहतरीन इकदाम नहीं हो रहे हैं। तो जो अफगानिस्तान वाली साइड है, जो उनकी जुनूबी जुनूबी जो हिस्सा था, वहाँ पे तो देखें, तालिबान जो थे ना, उनकी सेंचुरी ही वहीं पे थी। जब वो सही काबुल के खिलाफ जो है उस वक्त जो है काबुल में बैठी हुई जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ जब वो रिजिस्ट भी कर रहे थे, तो वो ज्यादातर जो साउदर्न पार्ट है ना, वहाँ पे तालिबान की सेंचुरी हुआ करती थी। तो उस साइड के जो लोग हैं ना, उनकी तो महरूमी हमसे भी ज्यादा है, क्योंकि वो महरूमी जो है ना वो आपसे नहीं है, वो बहुत पहले से है। और वो जो इलाका है वो जो है डेवलपमेंट में बहुत पीछे रह गया है। अगर आप पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर में देखें, तो अफगानिस्तान से जितने भी लोग आते हैं इलाज के लिए, वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, हेल्थ जी के लिए भी और एजुकेशन के लिए भी। तो देखें, अफगानिस्तान जो है वो ना सिर्फ माशी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है, बल्कि अफगानिस्तान जो है वो अपने हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए भी पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान पे डिपेंडेंट रहा है। डिपेंडेंट। तो ये तो उनके लिए ज़्यादा जो है उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है, अगर वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करता और वो हमारे खदशात दूर नहीं करता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ज़ाहिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, और नबीला आपका भी बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। जी नाजरीन, अगर आज की डिस्कशन को भी हम देखें तो अफ़गानिस्तान जो कि
यही कि 4-5 साल में इसका वजूद, जो कि एक वजूद तो पहले से ही है, लेकिन जो तालिबान हुकूमत का एक वजूद आना और उनका फिर ये क्लेम कि यहाँ पे एक प्रॉपर गवर्नमेंट बनाई जाएगी जो कि एक्सेप्टेबल होगी, ना सिर्फ वहाँ के आवाम के लिए जहाँ पे सारे जो एथनिक्स हैं उनके लिए एक्सेप्टेबल होगी, बल्कि इंटरनेशनली भी वो एक्सेप्टेबल होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सब जो है वायलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो वुमेन राइट्स हैं या एजुकेशन के राइट्स हैं, उसकी भी वायलेशन अच्छी खासी हैं। दहशतगर्दों के गढ़ जो हैं वो इसमें ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स भी सजेस्ट करती हैं, चाइना भी कहता है, रशिया भी कहता है, ईरान भी कहता है, और साउदर्न जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी कहते हैं। तो ये एक जॉइंट मसला है और जॉइंटली ये कहा गया है कि वहाँ पे तालिबान हैं, टेररिस्ट हैं। अब तालिबान का सोचना ख़ुद का है कि वो क्या करते हैं, अफ़गानिस्तान को दोबारा जंग में धकेलते हैं, दोबारा वहाँ पे हालात ऐसे बनते हैं कि अवाम फिर जो है वो पसपाहो, जो कि अभी भी हो रही है, या फिर इसको एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हैं। डिसीजन तो उनके हाथ में है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अपना जो स्टांस है वो बड़ा फर्म रखा है और बड़ा क्लियर है कि एक तो हम टेररिज्म के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, साथ ही साथ पाकिस्तान जो है वो, अगर हम देखें, चाइना के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बना रहा है, डिप्लोमेटिकली ख़ुद को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो यकीन रखते हैं कि जो 25 अक्टूबर को भी जो मुज़ाकरात होंगे टर्की में, तो वो भी किसी इस खत्ते में और भी बेहतरी लाएंगे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अगले एपिसोड तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।